हाय एवरीवन, दिस इज संदीप सरोज और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 778 स्विम इन राइजिंग वाटर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि आपको m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स दे रखा है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0,0 है और आपको जाना है इंडेक्स m-1 और n-1। वो भी क्या करना है, अगर जाना है तो मिनिमम टाइम लगना चाहिए। मिनिमम टाइम लगना चाहिए 0,0 से m-1 कॉमा n-1 जाने में। अब देखो, और एक चीज और ये बोल रहा है कि आप अगर i कॉमा j पे हो तो आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, बिलो, राइट, अप एंड लेफ्ट, आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। तो मान लो हम 0,0 पे हैं, आप हमें जाना है लास्ट कॉर्नर, बिलो कॉर्नर पे जाना है m-1 n-1 मतलब 4,4 पे हमें जाना है। तो इसके मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। हो सकता है कि राइट साइड जाए, बिलो जाए, या फिर राइट साइड जाके नीचे आ जाए। तो ऐसे मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। तो हमें जो मल्टीपल पाथ है उसमें से मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहिए सबसे लास्ट कॉर्नर 4,4 में। अब ये जो मिनिमम टाइम है वो कैलकुलेट कैसे होगा। मान लीजिए कि आप 0,0 से शुरू कर रहे हैं और जा रहे हैं 0,4 और तो अभी तक का 0,0 से लेके 0,4 तक जाने का जो टाइम होगा वो 4 होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इस पाथ में जो आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही उस पाथ का टाइम हो जाएगा पहुंचने के लिए। तो अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसके हिसाब से देखें तो उसका आंसर किस हिसाब से निकल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। 0,0 से लेके 0,4 तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और आ रहे हैं हम 2,4 तक। 2,4 तक जाने के बाद हम जा रहे हैं 0,2 तक और 0,2 तक जाने के बाद हम जा रहे हैं 0,4 तक और वहां से हम जा रहे हैं राइट साइड कॉर्नर 4,4 तक। अब इस पूरे पाथ में जो येलो कलर से मार्क है उसमें देखो जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकल के आ रही है 16। तो वही इस पाथ का आंसर होगा। ठीक है, इस पाथ का लगने वाला टाइम हो जाएगा 16। तो ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सेल से आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पाथ होंगे, तो किसी भी पाथ का जो टाइम लग रहा है उस पाथ में मिलने वाला सबसे मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। लेकिन मान लो तुम्हारे पास मैक्सिमम मल्टीपल पाथ हैं। पाथ 1 ये बोल रहा है कि मेरे पास जो टाइम लग रहा है वो 15 आ रहा है। ठीक है, पाथ 2 बोल रहा है कि मेरे पास जो टाइम लग रहा है वो आ रहा है कि 12। पाथ 3 बोल रहा है कि मेरे पास जो टाइम है वो लगने वाला है 9। अब ऐसे n नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये अगर इन तीन का हम कंपेयर करें तो इसमें से मिनिमम वैल्यू है वो है 9 और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सेल से, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इस सॉल्यूशन में। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल भी समझाया था, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो समझ गए होंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है कि तो ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर मान लो आप i, j पे हो तो राइट में हम जब जाते हैं तो क्या होता है, कॉलम बढ़ जाता है बाई 1 से। ठीक है, आई वैसे ही रहता है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, आई -1 हो जाता है और जे वैसे ही रहता है। हम जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, रो है वो +1 हो जाता है और जे हमारा वैसे ही रहता है। और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो आई है वो वैसे रहता है और जे जो है वो +1 हो जाता है। तो इसको हम अगर एक रो के हिसाब से लिखें, एक एरे के हिसाब से लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, देखा जाए तो -1 हो रहा है ऊपर जाने पे, फिर क्या हो रहा है कि 0 हो रहा है लेफ्ट जाने पे, फिर अगर हम नीचे आए तो क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है। ये आपके रो के लिए है। ठीक है, और अगर हम राइट साइड जाएं तो आपका हो रहा है 0 रो।
और कॉलम में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखिए। जब -1 हो रहा है रो तो हमारा जो कॉलम है वो 0 हो जा रहा है, जब 0 हो रहा है तो -1 हो जा रहा है हमारा कॉलम लेफ्ट साइड जाने पे, और जब नीचे आ रहा है मतलब रो बाई 1 + 1 हो रहा है तो हमारा कॉलम 0 हो जा रहा है। वैसे ही अगर हमारा जो रो है वो राइट साइड में जा है, मतलब राइट साइड में डायरेक्शन जा रहा है किसी पर्टिकुलर सेल का, तो रो उस केस में 0 रह रहा है, लेकिन हमारा कॉलम +1 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करने वाले हैं। मेरे दिमाग में एक और सॉल्यूशन आ रहा है जो टीएलई आएगा, लेकिन उसको मैं समझा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, देखा जाए तो किसी भी सेल से i, j से मुझे 4 डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, 4 डायरेक्शन में जाना है। तो कहीं ना कहीं मैं एक काम और तो कर सकता हूँ कि रिकर्सन कॉल कर दूं कि भाई देखो मेरे पास जो सॉल्यूशन है i, j के लिए, तुम 4 सॉल्यूशन लेके आओ और उसमें से जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। मान लो तुम्हारा 4 सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, उसमें से जो तुम्हारा मिनिमम है वो मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन देगा टीएलई। मैं इसका कोड तो दे दूंगा कमेंट में, लेकिन मैं सोचा हूँ इसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जो बेस्ट अप्रोच है उसको डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टर एल्गो होता है उसके थ्रू, अगर आपने डाइजेस्टर पढ़ा हो, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। आपने अगर डाइजेस्टर नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा या तो पहले वो जाकर वीडियो देख लीजिए, तब और अच्छे से समझ आएगा, और नहीं भी देखेंगे तो इस वीडियो से तो आ ही जाएगा आपको समझ में। मान लो मेरा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम इसको जो सॉल्यूशन है उससे सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हम मीन हीप ले लेंगे, विजिटेड एरे लेंगे। तो हम एक मीन हीप लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 3 वैल्यू डालेंगे। एक तो डालेंगे टाइम आपका, एक रो एक और कॉलम, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सोर्स है 0,0 उसको एंटर कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। तो हम क्या करेंगे, टाइम कितना लग रहा है 0, क्योंकि अभी तक हमें जो वैल्यू मिली है वो है 0, और इसका रो और कॉलम क्या है 0,0। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि मैंने सोर्स जो है उसको मीन हीप में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पॉप करूंगा तो हम मेरे पास क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा 0, रो निकल के आएगा 0, और कॉलम निकल के आएगा 0। अब मैं कह रहा हूं कि देखो अभी तक जो आंसर मुझे मिला है वो है 0, लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें तो जाना है आपका 1,1 तक, ठीक है, लेकिन रो अभी 0,0 है, तो ये जो टाइम है ये मेरा आंसर नहीं है। लेकिन मैं चेक करूंगा उसके लिए, अगर मेरा जो रो और कॉलम है, रो अगर m-1 हो जाता, कॉलम n-1 हो जाता, तो मैं ये जो टाइम मिला हुआ है इसी को रिटर्न कर देता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं रिटर्न करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब देखो 4 डायरेक्शन में जाना है, मैंने भी कॉन्सेप्ट समझाया था ऊपर कि रो का जो एरे होगा वो -1 0 1 और 0 होगा, कॉलम का जो एरे होगा वो क्या होगा आपका 0 -1 1 0, क्योंकि 4 डायरेक्शन में जाना है। अब जो न्यू रो है वो क्या होगा, अब सबको एक एक बार नोट कर लेते हैं। तो अगर 0 में -1 आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा -1, कॉलम में -1 ऐड करोगे तो वो 0 ऐड करोगे तो हो जाएगा 0, तो एक पेयर ये बन रहा है। दूसरा अगर 0 और -1 से कंपेयर करें तो 0 + 0 आपको हो जाएगा 0, और -1 और 0 हो जाएगा -1, 1 और 0 बनेगा और 0,1 बनेगा। कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा और एक रिप्रेजेंट कर रहा आपको रो को। रो -1 जा रहा है तो ये तो वैलिड नहीं है, यहाँ भी -1 जा रहा है, ये वैलिड नहीं है। 1,0 और जो 0,0 से जो मूवमेंट हो रहा है वो 1,0 पे हो रहा है और 0,1 पे हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अभी किसी एक को डाल देता हूँ उसमें। तो लेकिन अभी आप 0,0 पे थे, अब 1,0 पे जा रहा, तो मैं देखता हूँ 1,0 की वैल्यू क्या है। 1,0 की वैल्यू है आपका 1, ठीक है। जो 1 है वो करंट जो टाइम 0 है उससे तो बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है। तो
और एक चीज और देखो, हम क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं ना। अब 0,0 को हम विजिट कर रहे हैं, तो हम विजिट करने से पहले ही विजिटेड रो और कॉलम मतलब 0,0 को मार्क कर दूंगा कि विजिट हो गया है। ठीक है, तो इसको मार्क कर दूंगा कि विजिट हो गया है। अब 1,0 को डाल रहे हैं उसमें, लेकिन जो टाइमिंग है वो अब मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। अब ये हो जाएगा आपका 1,0। अभी आप देखोगे तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 1,0। ठीक है, अब इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे अभी तक यही मिली है। अब हम जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं 0,1 के लिए। तो 0,1 का वैल्यू देखो तो क्या है, 0,1 2 है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी इसमें डाल देंगे क्योंकि 2 मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसको डाल दो। तो 2, जो इंडेक्स है वो है 0,1। लेकिन चूंकि ये मीन हीप है, ये क्या है, मीन हीप है, तो मिनिमम वाला ऊपर चला जाएगा और वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से मान लो हटा दो इसको, 1,1,0 लिख दो, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ नीचे फ्रेश लिख लिया है और मेरे हीप में अभी ये दोनों बचे हुए हैं। अब मैं ऊपर वाले को पॉप करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम निकल के आएगा वो 1 आएगा, और जो रो निकल के आएगा वो क्या होगा, 1 होगा, और कॉलम निकल के आएगा 0। अब देखूं मैं तो चेक करूंगा कि मेरा रो जो है वो 1 के बराबर है और कॉलम 1 के बराबर है क्या, तो ये दोनों नहीं है। तो नहीं है तो अभी मैं रिटर्न नहीं करूंगा ये जो टाइम है, क्योंकि अभी वो कहीं आगे मिलेगा। अब इसको मैं विजिट करने की कोशिश करूंगा। तो अभी मेरा टाइम 1 है, तो 1,0 से तुम मूव करोगे 4 डायरेक्शन में। 1,0 से अगर तुम मूव करोगे 1,0 मतलब इससे तुम अगर मूव करोगे तो 4 डायरेक्शन में मूव करोगे। तो इधर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इधर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर जाओगे तो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको तो हम लेंगे नहीं। तो राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड का इंडेक्स है 1,1 और जो कि विजिटेड भी नहीं है। तो तुम 1,0 से एक ही वैलिड मिल रहा है तुम्हें जाने का, वो है 1,1 जो कि विजिटेड भी नहीं है, ये अभी विजिटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे आपके मिनिमम हीप में। मिनिमम हीप में डालोगे तो 1,1 का जो टाइम है वो क्या है, देखोगे तो वो 3 है। मीन 3 है तो उसको अब यहाँ डालो ऊपर। ठीक है, यहाँ तुम डाल दो 3 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, ये तुम्हारा बन रहा है। वापस अगर तुम मिनिमम हीप बनाओगे तो तुम्हारा अब जाके ये मिनिमम हीप बन रहा है, लेकिन जो मिनिमम हीप है तो ये वाला पहले पॉप होगा। तो इसका जो टाइम है वो क्या है 2, रो जो है वो है 0 और कॉलम जो है वो है 1। लेकिन अभी भी ये क्या है, नॉट इक्वल है 1 के, और ये भी नॉट इक्वल है 1 के। ये तो इक्वल है बट एक जो है वो इक्वल नहीं है 1 के। तो ये आपका, हम यहाँ पे आपका टाइम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप 0,1 पे हो तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ वैलिड मिल सकता है। आप कहाँ हो 0,1 पे, 0,1 पे हो। लेफ्ट में हम जा नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है 0,0। ऊपर हम जा नहीं सकते, राइट हम जा नहीं सकते, सिर्फ नीचे आ सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी विजिटेड नहीं है, सिर्फ क्यू में डाला है लेकिन अभी विजिटेड नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि 0,0 से एक ही वैलिड मिल रहा है आपको, वो भी मिल रहा है कौन सा इंडेक्स वाला, 1,1। उसको आप सिंपली इसमें डाल दो, क्यू में डाल दो, तो वो हो जाएगा 3 1,1। अब देखो टाइम अभी तक 2 था, लेकिन जो न्यू सेल मिल रहा है उसका टाइम ज्यादा है, क्योंकि 1,1 का जो वैल्यू है वो 3 है, जो कि ग्रेटर देन है करंट टाइम 2 से। इसलिए हम हमारे जो टाइम है उसको अपडेट करके हम 3 कर दिए। अब मेरे पास क्यू मिनिमम हीप में यही दोनों बचे हुए हैं। ठीक है, तो किसी एक को मैं पॉप करता हूं, तो जो टाइम पॉप करने के बाद मिलेगा वो 3 मिल रहा है, जो रो है वो है 1, जो कॉलम है वो है 1। अब देखो तो ये बराबर है m-1 जो कि 1 के, और ये भी बराबर है n-1 जो कि 1 के। तो ये हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि हमें m-1 n-1 पे ही तो जाना था। तो इसलिए हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे अपना टाइम।
जो कि इक्वल है 3 के। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का कोड है। लाइन नंबर 5 में इनपुट आ रहा है जो कि ये बोल रहा है कि एक ग्रिड है m क्रॉस n का। m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, मैंने वो निकाल लिया है, और n रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम को। और हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 8 पे एक विजिटेड एरे ले रहे हैं जो सिर्फ ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर सेल ऑलरेडी विजिट हो चुका है कि नहीं, जिसकी वजह से टीएलई ना आ जाए, क्योंकि बार बार एक ही सेल को विजिट करोगे तो टीएलई आने का डर रहेगा। अब मैंने प्रायोरिटी क्यों लिया है, अब प्रायोरिटी क्यों लिया है लाइन नंबर 9 पे, आप देखो तो मैंने यहाँ पे टपल लिया है क्योंकि मुझे 3 वैल्यू स्टोर करनी थी हर एक पर्टिकुलर टाइम पे। एक तो था टाइम, दूसरा था रो, और तीसरा था कॉलम। अब चूंकि ये मैंने मिनिमम हीप लिया है तो मिनिमम हीप इस तरह से ही डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें पहले हम टाइप लिखते हैं, फिर वेक्टर और उसके अंदर टाइप लिखते हैं, फिर ग्रेटर लिखते हैं, क्योंकि वो मिनिमम हीप रहे। मिनिमम हीप का मतलब ये हो जाएगा कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो अपने आप टॉप पे चले जाएगी। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर 4 डायरेक्शन में आपको जाना तो रो कुछ इस प्रकार से चेंज होगा, जो लाइन नंबर 12 पे मैंने एरे लिया है, और जो कॉलम चेंज होगा वो लाइन नंबर 13 पे है, इस तरह से चेंज होगा। तो इस तरह से इसका वेरिएशन चेंज होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि अपने लूप को वाइल लूप ले रहा हूं जो 15 नंबर लाइन में, और ये तब तक चलेगा जब तक क्यू में कोई ना कोई डेटा होगा, या फिर आंसर, अगर आंसर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो ये तब तक चलेगा जब तक कि क्यू में कोई ना कोई डेटा है, क्योंकि हम विजिट करने के लिए ही तो डाले हैं क्यू में। अब हम जैसे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्यू में जो डेटा है, आप देखोगे एक चीज, तो मैंने क्यू में सबसे पहले सोर्स वाले डेटा को डाल दिया है। ग्रिड 0,0 रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, मतलब सोर्स जो है वो 0,0 है। तो क्यू के टॉप में जो है वो है आपका, सबसे पहले निकाल ले रहा है, तो वो आ रहा है टाइम, रो और कॉलम। वो रिप्रेजेंट करेगा कि अब इसको हम विजिट करने जा रहे हैं, जो भी मैंने टॉप पे है उसको विजिट करने जा रहे हैं, तो उसको पॉप भी कर लो क्यू में से, क्योंकि इसको अब विजिट करना है। एक चीज और हम चेक कर रहे हैं लाइन नंबर 20 पे कि ये पर्टिकुलर रो और सेल कहीं ऑलरेडी विजिट तो नहीं है। अगर विजिट है तो वापस इसे विजिट करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कर देते हैं कि अब किसी अगले जो क्यू में डेटा है उसको विजिट करो, नहीं तो अगर ये नहीं करोगे तो टीएलई आएगा। अब हम चेक करें कि ये जो पर्टिकुलर टाइम निकल आया है क्यू से वो कहीं मेरा आंसर तो नहीं, और वो चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि जो निकल के आया है डेटा क्यू से अभी जस्ट, उसका रो और कॉलम क्या m-1 और n-1 के बराबर तो नहीं। अगर बराबर है तो यही हमारा आंसर होगा। अब मैं सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमेशा जो मिनिमम टाइम रह रहा है ना उसको सबसे पहले विजिट कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई भी डेटा सबसे पहले आया है क्यू में, अगर उसका रो और कॉलम m-1 और n-1 के बराबर है तो वही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले विजिट कर रहे हैं मिनिमम वाले को, और डाइजेस्टर यही कहता है कि सबसे मिनिमम वाले को सबसे पहले विजिट कर लो। अगर लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 22 का कंडीशन पास नहीं होता है, इसका मतलब इस रो को विजिट करना है, इस रो और कॉलम को विजिट करना है, जो तो इसलिए अब मार्क कर दे रहे हैं लाइन नंबर 24 पे कि इस रो और कॉलम को विजिट करने जा रहे हैं, तो इसको मार्क कर दो विजिटेड, ट्रू से मार्क कर दोगे तो विजिटेड हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं लाइन नंबर 25 पे हम अब पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए 4 डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, और उसके लिए हम पहले न्यू जो अगला इंडेक्स होगा मूवमेंट करने के लिए वो निकाल ले रहे हैं, जो इस एरे के थ्रू निकल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर लिया था लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 पे, उसका हेल्प करके हम न्यू रो और न्यू कॉलम निकाल लेंगे 4 डायरेक्शन के लिए। और एक चीज और चेक करेंगे, लाइन नंबर 30 पे आप देखो तो चेक करेंगे कि जो न्यू रो और न्यू कॉलम आ रहा है क्या आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है, मेरे मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो न्यू रो है वो हमेशा 0 के बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और लेस देन होना चाहिए m से, और कॉलम जो है वो भी ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 0 के और लेस देन होना चाहिए n के। साथ में कहीं ये ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, जिस पर्टिकुलर न्यू रो और कॉलम को हम विजिट करने जा रहे हैं, अगर नहीं है तभी विजिट करेंगे। तो ये कंडीशन चेक कर ले रहे हैं कि ये विजिटेड फॉल्स होना चाहिए उस पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए। अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर सेल का जो डेटा है ना उसको क्यू में डालना है हमें, क्योंकि आगे चल कर उसको विजिट करना है और आंसर के निकालना है। लेकिन
क्यू में डालने से पहले हम चेक कर ले रहे हैं कि जो अभी का टाइम है वो कहीं मैक्सिमम तो नहीं है, पर्टिकुलर जो न्यूज सेल में हम जा रहे हैं उसके वैल्यू से, या फिर अगर वो मैक्सिमम है तो वो आंसर का पार्ट होगा, क्योंकि इस पाथ में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आंसर का पार्ट होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि जो करंट टाइम है वो, या फिर जो न्यू सेल का जो टाइम है या डेटा है वो अगर बढ़ा, इन दोनों में से जो भी बढ़ा हुआ वही तुम्हारे आंसर का एक तरह से पार्ट होगा, उस पर्टिकुलर पाथ के लिए आंसर होगा और टाइम होगा। तो वही हम मैक्सिमम वैल्यू डाल दे रहे हैं और हम डाल दे रहे हैं न्यू रो और न्यू कॉलम। तो आंसर अगर रिटर्न हो गया तुम्हारा, जो कि लाइन नंबर 22 पे रिटर्न कर दे रहे हैं, मान लो कोई ऐसा केस होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन इन केस अगर आंसर नहीं मिला तो लाइन नंबर 39 पे हम -1 रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये आपका कोड हो जाएगा और ये टीएलई भी नहीं देगा, और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा आपके इस प्रॉब्लम के लिए। तो या दैट्स इट, इफ यू लाइक इट जस्ट like and subscribe for the more video, और thank you so much।